नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 222 की बुकलेट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1, जिसका टाइटल है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। आइए देखते हैं इस यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग को कितने तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनको हमने कितने तरह से कैटेगराइज किया है, उसके बारे में देखेंगे। हमारे पास लगभग 11 तरह के सोर्सेज हैं जिनको हम लोग आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हमारे पास कुछ ऐसे ऑथर्स हैं, लाइब्रेरी साइंस में कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च के अनुसार अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया है। उसमें हम लोग देखना है गॉर्गन को, बॉर्न एंड स्मिथ को, ग्लेवास्की, ये कुछ अजीब सा रशियन नेम है, इसको आप लोग देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम एंड देन आफ्टर कैटेगराइजेशन बाय रंगनाथन सर ने या रंगनाथन जी ने किस तरह से इसको डिवाइड किया है सोर्सेज को अलग अलग फॉर्म में, ये पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे लैक ऑफ यूनिमिटी इन कैटेगराइजेशन। कैटेगराइज करने में लाइब्रेरी साइंस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते समय क्या क्या उसके लैक्स हैं या लिमिटेशंस, और फिर हम लोग देखेंगे फाइनली यूजलेस ऑफ द कैटेगराइजेशन। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जितना हमने ये पढ़ा क्यों हमारे लिए यूजलेस है। यूजलेस का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे हमने अलग अलग सोर्सेज को कैटेगराइज किया है वो हमारे लिए क्यों यूजलेस है, क्यों हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये भी इसकी लिमिटेशंस में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है जो कैटेगराइजेशन का, उसमें पहला है 1.2.1 यानी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं जो डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, उनको हमने किस तरह से कितने कितने रिसोर्सेज में कैटेगराइज किया है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैटेगराइजेशन का जो पहला मेथड है या पहली चीज़ है वो है बुक्स। बुक्स को हमने अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया। अलग अलग तरह की बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप उसमें देखें तो थीसिस, मोनोग्राफिक्स, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, अलग अलग तरह की बुक्स हो सकती हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक को अलग अलग तरह से सेपरेट करते हैं या उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि मैथ की बुक यहाँ पे है, साइंस की बुक यहाँ पे है, सोशल साइंस की बुक यहाँ पे है, हिस्ट्री की बुक यहाँ है, ज्योग्राफी की बुक यहाँ है। तो जिस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट सोर्स या जितनी भी बुक्स हैं उनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं, वैसे हमने यहाँ पे बुक्स को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया है। बस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी बुक्स हो सकती हैं जो टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, जो रेफरेंस बुक हो सकती हैं, जो मोनोग्राफ्स हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की थीसिस हो सकती हैं। अलग अलग लेवल पर हमने बुक्स को यहाँ पे डिवाइड किया है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट जिनको हम लोग हाथ से लिख सकते हैं, ठीक है। मैनुअली जो चीज़ें हाथ से लिखी जाती हैं, इसका अगर हिंदी हम पढ़ें तो शायद ये हस्तलिखित ऐसा कुछ करके आता है। तो मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ें, उसको हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले देखा था बुक्स, फिर हम देख रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स जिनको हम लोग हाथ से लिखते हैं, वो कहलाती हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। प्रियोडिकल्स का मतलब जो हर एक इक्वल इंटरवल पे लिखी जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, जो बच्चे 12th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या अगर आप देखें हमारी जो स्कूल लेवल पे भी मैगजीन्स आती हैं, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, तो हर मंथली, वीकली वो मैगजीन्स निकलती हैं। तो हर महीने बाद एक नई मैगजीन आती है, यानी इसका पीरियोडिकल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? मैगजीन्स कि हर इक्वल इंटरवल के बाद वो हमें मिल जाती हैं, हर एक इक्वल पीरियड के बाद वो हमें मिल जाती हैं, इसलिए वो कहलाती हैं पीरियोडिकल्स। हालांकि मैगजीन एक तरह का उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीरियोडिकली निकलती रहती हैं, उन सबको हम लोग कैटेगराइज करते हैं पीरियोडिकल्स में। नेक्स्ट है पेटेंट्स जो हम लोग किसी तरह का इन्वेंशन करते हैं, कोई अलग तरह की कॉपीराइट हमारे पास होती है, या कोई हमारा जो इन्वेंशन होता है, जो हमारी नई खोज होती है, उसको हम लोग किसी पेटेंट रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्टर कराते हैं तो वो कहलाता है पेटेंट्स। स्टैंडर्ड्स किसी एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई काम कैसे करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, हम लोग डॉक्यूमेंट सोर्स पढ़ रहे हैं जिनको हम लोग डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। थीसिस कोई भी रिसर्च करने से पहले, कोई भी रिसर्च करते समय, ठीक है, रिसर्च करते समय कोई एक तरह की डिसर्टेशन लिखते समय जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें अपनी रिसर्च में करके लिखते हैं, कंक्लूजन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी थीसिस कहलाती है। ये भी डॉक्यूमेंट सोर्स है। कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, सपोज करिए कोई कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, कोई मीटिंग हेल्ड हुई, उस मीटिंग में क्या क्या डिटेल्स निकल के आई, इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, इसका एजेंडा क्या था, इस मीटिंग के बाद लोगों ने क्या कहा, क्या चीज़ें कंक्लूजन में निकल के आई, वो कहलाती हैं कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। इसमें हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट और ट्रिप रिपोर्ट, ये लोगों में ये भी हम लोग आगे या नेक्स्ट चैप्टर्स में को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रिपोर्ट्स में
टेक्निकल रिपोर्ट्स हम लोग लिख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल लेवल पे इस्तेमाल हो रही हो, या कोई टेक्निकल टॉपिक पे कोई चीज़ रिपोर्ट हमें जानी हो, वो रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, मान लीजिए मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन्होंने कोई भाषण दिया, इन्होंने कोई काम किसी को करने के लिए बोला, या किसी ऑफिसर लेवल पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, या आईएएस पीसीएस लेवल पे कोई भी ऐसी रिपोर्ट जनरेट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होती है। और ट्रिप्स हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आप सपोज़ करिए कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कोई किसी एक डेस्टिनेशन को विजिट करते हैं, तो आप उस ट्रिप में क्या जीता या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी थी उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आर्टिकल्स, बहुत तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसमें देखते हैं हम लोग कुछ पॉपुलर, टेक्निकल और रिसर्च आर्टिकल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ग्लोब्स, ठीक है, ग्लोब्स भी बहुत सारे तरह के ग्लोब्स आते हैं। वैसे हम लोग जो ग्लोब सुनते हैं तो हमारे माइंड में वो जो ज्योग्राफी क्लास में हम लोग गोल सा ग्लोब देखते हैं वो आता है, बट अलग अलग तरह के ग्लोब्स हमें मिल सकते हैं, वो ग्लोब्स हैं। डायरीज़, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट्स की जाती हैं, अलग अलग तरह की डायरीज़ लिख सकती हैं। कोई हो सकता है पर्सनल डायरी लिखता हो, कोई रेगुलर डायरी लिखता हो, कोई अपनी ट्रैवल डायरी लिखता हो, कोई अपनी ब्लॉगिंग करता हो, ब्लॉगिंग भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लेटर्स, किसी भी तरह के लेटर्स, चाहे फॉर्मल लेटर्स हों, चाहे टेक्निकल लेटर्स हों, किसी तरह के लेटर्स हों, इनफॉर्मल लेटर्स, वो यहाँ पे कंसीडर किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स में, ठीक है। ऑफिस फाइल्स, किसी भी तरह की ऑफिस फाइल्स को हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको भी डॉक्यूमेंट्री सोर्स में रखा है। सीडी रोम्स रिकॉर्डिंग, ठीक है, जितनी भी सीडीज़ होती हैं, क्योंकि उसमें उसके अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को हम लोग रीराइट या स्टोर कर सकते हैं, इसलिए वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आता है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जिस तरह से मैं अभी ये अपनी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, तो एक तरह का ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इस वीडियो में BLI 222 की बुकलेट नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 की डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि ये भी एक डॉक्यूमेंट है। डाटाबेस, डाटा का बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखना, बहुत बड़े लेवल पे उनकी इन्फॉर्मेशन उनको कैटेगराइज करके लिखना डाटाबेस कहलाता है। कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करना, वो भी एक डाटा है, वो भी एक हमारा डॉक्यूमेंट्स है। लेबोरेटरी नोटबुक, किसी भी तरह की लैब हो, चाहे वो किसी भी साइंस की, फिजिक्स की, मैथ की, किसी भी तरह की लैब हो सकती है। लैब में जो भी वहाँ की नोटबुक्स हैं या लैब मैनुअल्स हैं, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स। तो ये फ्रेंड्स हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्स था, जिनको हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जिनको कहीं हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा बुक्स, periodicals, मैनुअल, लेटर, डायरी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स के बारे में कभी भी आपको लिखने के लिए आए, आप लिखकर ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। कुछ हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नॉन डॉक्यूमेंट्री होते हैं, उनकी कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती, कोई लिख कर या बताकर उनको नहीं बता सकता, वो सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स को भी अलग अलग तरह से बहुत बड़े लेवल पे कैटेगराइज किया है। जैसे हम लोग इसमें ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन बहुत लेवल पे है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं ह्यूमन लेवल पे, मतलब ऐसे कौन से इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं। देखिए याद रखिएगा हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। हम लोग बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स देखें, यहाँ पे जितने तरह के डॉक्यूमेंट्री सोर्स देखें, क्या इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? यस, इन सब से हमें इन्फॉर्मेशन से मिल सकती है। बुक से मिल सकती है, periodical से मिल सकती है, पेटेंट, स्टैंडर्ड, ठीक है, थीसिस, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, लेटर, डायरीज, ऑफिस फाइल, इन सब से हमें डॉक्यूमेंट्स में क्या मिल सकती है? इन्फॉर्मेशन। और ये जितने भी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनको हमने बहुत तरह के रिसोर्सेज में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमने पहले देखा था डॉक्यूमेंट्री सोर्स, और अब हम लोग देख रहे हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री। नॉन डॉक्यूमेंट्री को भी बहुत तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमंस। देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है, जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, और भी जैसे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, ये सारे कौन हैं? यहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डॉक्टर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल सकती है, लॉयर से मिल सकती है, ठीक है। कंसल्टेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी तरह का कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो अलग अलग तरह से कंसल्ट ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कंसल्टेंट मिलेंगे आपको, वकील के पास अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लॉयर्स के पास अलग तरह से मिलेगी। आप किसी स्टूडेंट के अगर आप हैं, तो अगर आप काउंसलिंग करने जाते हैं, वहाँ से कोई कंसल्ट लेने जाते हैं, तो वहाँ पे अलग तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कंसल्ट मिल सकते हैं। ये सारे कौन है? ह्यूमंस है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स। किसी भी तरह की आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए। रिसोर्स पर्सनल, कोई ऐसा एक पर्सन जहाँ से आपको पता चल सकता है या आप जान सकते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ रिसोर्स मिल सकते हैं, आप रिसोर्स पर्सन के पास जा सकते हैं। एक्सटेंशन वर्कर्स, किसी भी तरह का कोई आप काम करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह का आपकी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, आप एक्सटेंशन वर्कर्स के पास जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म्स, कोई फर्म है, किसी भी तरह की फर्म है जो आपको
मे भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की सर्विस आपको दे सकता है, आप वहाँ पे जाके वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल गेटकीपर्स, कोई भी ऐसी फर्म, ऐसा जगह जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें या टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, वहाँ के अगर आप गेटकीपर्स देखेंगे तो वहाँ पे आपके गेटकीपर्स भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो वो भी एक ऐसा क्या है, रिसोर्स है, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन का रिसोर्स है जिसको हम लोग ह्यूमन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनविजिबल कोलीग्स, ऐसे बहुत सारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कलीग्स मिल जाते हैं जो आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन या जो बॉसेस की गॉसिप्स या वहाँ पे चलती रहती है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कॉमन मैन, जो भी एक आम आदमी से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो ये सारे आपके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉन डॉक्यूमेंट्री हैं तो इसको हमने इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज के नॉन डॉक्यूमेंट्री में ह्यूमन कैटेगरीज में रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज़, हमें बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, WHO से मिलती है, यूनेस्को से मिलती है, WTO से मिलती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वो हमें दे सकते हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट, बहुत सारी डिपार्टमेंट के ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पर हमें उस मिनिस्ट्री की या उस गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स हों। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी अलग अलग तरह के अलग अलग स्टडीज़ करते रहते हैं, उनमें रिसर्च एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और टाइम टू टाइम वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को जनता के सामने या पब्लिक के सामने पब्लिश करती हैं, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, सोसाइटी से मिलती है, पब्लिकेशन हाउसेस से मिलती है और प्रेस से मिलती है। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप इंटरनल एजेंसी, गवर्नमेंट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक, सोसाइटी, पब्लिकेशन हाउस और प्रेस, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन डॉक्यूमेंट्री टाइप की इन्फॉर्मेशन हम लोग को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसी में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट अपना, तो प्रिंट सोर्सेज में, क्योंकि ये सारे भी नॉन डॉक्यूमेंट्री हैं तो वो प्रिंट सोर्सेज में आ जाएंगे। जैसे इसमें बुक्स, ठीक है, पहले डिस्कस किया था, पीरियोडिकल्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है, सोवेरिजियंस, फैक्चर्स, रिपोर्ट्स, इसमें भी फिर से टेक्निकल रिपोर्ट, एस्टिमेटेड रिपोर्ट और ट्रिप रिपोर्ट आ जाएगी। और आर्टिकल्स में पॉपुलर, टेक्निकल और रिसर्च, ये अभी हमने सब थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्योंकि इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी, बुक्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी, पीरियोडिकल्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, पेटेंट्स मिलेंगे, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगी। इसलिए ये सब चीज़ें आप प्रिंटेड सोर्स में देखेंगे। नॉन प्रिंटेड सोर्स मतलब जिनका प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। अब वहाँ पे देखते हैं जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैंने कहा ना हाथ से लिखे जाते हैं, टाइप्ड और हैंड रिटन, ये चीज़ें हैंड रिटन होती हैं, ये प्रिंटेड नहीं होती हैं, इसलिए इसको नॉन प्रिंटेड सोर्सेज में रखा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स टाइप्स हो सकती हैं, उनको अगर हम लोग चाहें तो प्रिंटेड में भी रख सकते हैं या नॉन प्रिंटेड में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो रिपोर्ट्स होती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उनको प्रिंटिंग नहीं होती, वो बहुत लार्ज नंबर पे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए प्रिंट नहीं की जाती हैं, बस वो टाइप की जाती हैं। चाहें तो प्रिंट करा के हम लोग बहुत सारे लोगों में बांट सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बस यहाँ पे छोटी सी, सपोज़ करिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक रिपोर्ट है, ठीक है, अगर वो रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाए, प्रिंट कर दी जाए और ऑल ओवर इंडिया में बांट दी जाए, तो उस रिपोर्ट को हम लोग कहाँ प्रिंटेड सोर्स में रख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा वो रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिंटेड है या नॉन प्रिंटेड, उसके हिसाब से रखेंगे। क्योंकि आप वहाँ देख सकते हैं उसके ब्रैकेट में टाइप लिखा है, तो इसलिए ये चीज़ें टाइप्ड हैं, वो प्रिंटेड नहीं है। डायरीज, लेटर, ऑफिस फाइल्स, ऑब्वियस सी बात है, इनको बहुत प्रिंट नहीं कराया जाता है, ठीक है, इनको लिखा जाता है या एक दो फोटो कॉपी करा के डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में। लेबोरेटरी नोटबुक्स, माइक्रोफॉर्म्स, CD रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, डाटाबेस, ये जितने भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्सेज देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन प्रिंटेड है, नॉन प्रिंटेड सोर्सेज के कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कंप्यूटर फाइल, ई पब्लिकेशन, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ई पब्लिकेशन है। ई पब्लिकेशन का मतलब है कि वो प्रिंट नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत जगह फैल सकता है, जा सकता है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग नहीं हुई है, इसको इसलिए नॉन प्रिंटिंग सोर्स में रखा गया है। ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन प्रिंटिंग नहीं हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जितने सोर्सेज आपने यहाँ पे देखें, ये नॉन प्रिंटेड है, ठीक है, इनका प्रिंटिंग नहीं की जा सकती, ये नॉन प्रिंटिंग कैटेगरीज में आते हैं। ये हमने देखे प्रिंटेड सोर्स और नॉन प्रिंटेड। अब नॉन डॉक्यूमेंट्री में एक कैटेगरी और हमारे पास मिलती हैं दो,
सॉरी, ये हैं पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। नॉन डॉक्यूमेंट्री को हम लोग फिर से एक बार कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग रिसोर्सेज में, सोर्स ऑफ रिसोर्सेज में, जिसमें पहला है पब्लिश्ड सोर्स और फिर है अनपब्लिश्ड। पब्लिश में देखते हैं जिनका पब्लिकेशन होता है, बड़े लेवल पे उसको पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे फिर से आपको मिल जाएंगी बुक्स, प्रोडिकल्स, पेटेंट, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी तरह का कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर उस कॉन्फ्रेंस को आप रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको बहुत सारे लेवल पे पब्लिश करा सकते हैं तो वो आपको पब्लिश डॉक्यूमेंट में कंसिडर की जाएगी। फैचेस, सीडी रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और डाटाबेस, ये सारी चीज़ें आप पब्लिश करा सकते हैं। मतलब इनकी बहुत सारी कॉपीज़ को प्रिंट करा के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसलिए इनको हमने कैटेगरी में रखा है पब्लिश सोर्स। हम लोग याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में से हमने नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया, अभी हमने यहाँ पे देखा पब्लिश सोर्स। नेक्स्ट है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश सोर्स में जिनका पब्लिकेशन नहीं किया जा सकता, बहुत बड़े लेवल पर उनको छापा नहीं जा सकता, प्रिंट नहीं किया जा सकता, उसमें हम लोग देखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्योंकि हमें पता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो हाथ से लिखे जाते हैं, अगर इसमें हम लोग टाइप्ड और हैंड रिटन दोनों को इंक्लूड कर लें तब भी इनमें प्रिंटिंग नहीं होगी, तो इसको अनपब्लिश्ड या इनकी पब्लिकेशन नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें हमने लिखा है। नेक्स्ट है थीसिस, क्योंकि थीसिस या तो आप हाथ से लिख सकते हैं या तो टाइप्ड हो सकती है, उसका प्रिंटिंग नहीं होता या पब्लिकेशन नहीं होती। थीसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो टाइप्ड की होती हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में आ जाएंगी। डायरीज, लेटर्स, ऑफिस फाइल, लेबोरेटरी मैनुअल, मेमोरेंडम्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें एक दो कॉपी हाथ से लिखकर या इनकी 5-10 फोटोकॉपीज़ लिखकर हम लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे इसका पब्लिकेशन नहीं होता, इसलिए हमने इसको अनपब्लिश्ड सोर्सेज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हमने देखा जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज थे इसको हमने डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में डिवाइड किया था। हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखे थे और ये भी हमने जितने भी यहाँ पे 6 टाइप की कैटेगरीज देखें वो सारे थे हमारे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना नया टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनको हमने अलग अलग तरह के सोर्सेज में डिवाइड किया है, और अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं प्राइमरी सोर्स। हमारे जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज में भी डिवाइड कर सकते हैं, और उसी में से हम लोग पहले देखने जा रहे हैं प्राइमरी सोर्सेज के बारे में। डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइमरी सोर्सेज की क्या होती है। अ सोर्स विल बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स इन केस इट कैरीज न्यूली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूली जनरेट होनी चाहिए, नई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए देखिए इसको हमने बोला है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी का मतलब एकदम नया, कोई चीज़ एकदम बेस्ट अभी आपने इन्वेंट जैसे कह सकते हो कि आपको कोई ऐसा सोर्स जो अभी आपने हाल ही में इन्वेंट किया हो, ठीक है, वो हो सकता है। और क्योंकि आपने भी हाल ही में इन्वेंट किया है तो नो डाउट उसमें क्या होगी, न्यूली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ओरिजिनल वर्क ऑफ रिसर्च, आपको रिसर्च कर रहे थे और एकदम ओरिजिनल चीज़ें आई हैं, किसी और की रिसर्च कॉपी करके कर लीजिए तो अलग बात है, वो प्राइमरी सोर्सेज नहीं हो जाएगा, वो सेकेंडरी में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं ओरिजिनल चीज़ें की हैं तो वो आपके प्राइमरी में आ जाएगी। और न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑलरेडी नोन फैक्ट, या किसी नोन फैक्ट का जो पहले से ही पता हो, लोगों को पहले से ही उसकी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन आपका उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाए या उससे पहले ऐसा किसी ने ना किया हो, तो वो सारे आ जाएंगे प्राइमरी सोर्सेज में। द डॉक्यूमेंट्स इज द फर्स्ट एंड ऑफन द ओनली पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिनल रिसर्च। द इंफॉर्मेशन कंटेन इस प्राइमरी सोर्स इज जनरली स्कैटर्ड एंड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए, जो भी इन्वेंशन नया होगा उसमें नई बातें लिखी होंगी या कोई पुरानी बात को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा या बातें की जाएंगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो नई चीज़ें होंगी, वो एकदम प्राइमरी सोर्स होगा किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन का, और वो स्कैटर्ड होगा और अनऑर्गेनाइज्ड होगा। प्राइमरी सोर्स है तो प्राइमरी सोर्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, उसमें बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं रहती हैं। ऑब्वियसली बात है उसकी, जब उसके ऊपर कोई और रिसर्च करेगा, वर्क करेगा, 5-10 लोग उस पर बैठेंगे, फिर से उस पर मंथन होगा, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, तो वो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, स्कैटर्ड नहीं रहेंगी। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक, एकदम सधा हुआ रहेगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राइमरी सोर्सेज में, ये सारी इन्फॉर्मेशन या इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं मिलती है, एकदम न्यूली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, एकदम ओरिजिनल किसी का वर्क या कोई पुराना वर्क हो तो उसका कुछ नया इंटरप्रिटेशन, वो कहलाता है आपका प्राइमरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स की 2 बातें ध्यान रखिएगा, वो स्कैटर्ड रहता है और वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है।
इसके में अगर मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल देखें कि प्राइमरी सोर्स का इन्फॉर्मेशन क्या एग्जाम्पल क्या है, तो मान लीजिए अभी कोरोना रिसर्च, मान लीजिए कोरोना पे कोई ऐसा पेपर पब्लिश हो जाए कि कोरोना फैलता कैसा है। अभी कुछ हाल दिनों में बोलते थे कि कोरोना इस तरह से फैलता है, फिर बाद में पता चला कि ये सांस से फैल रहा है। बाद में कोई और इस पे बाद में रिसर्च करे तो वो बोले ये वाटर बॉर्न भी है, पानी से भी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। अगर कोई किसी कोरोना पेशेंट ने किसी का पानी अगर टच कर लिया, नदी में नहा लिया या कुएं का पानी अगर किसी के टच में आ गया तो वहाँ से फैल सकता है। तो मतलब अलग अलग तरीके की रिसर्च आती हैं। तो कोरोना पे अगर कोई रिसर्च आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए, कोई और तरह का पब्लिकेशन आ जाए, तो वो कहलाएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और वो कहलाएगा प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट है एनी न्यू इन्वेंशन, किसी एक नए तरह का आप इन्वेंशन कर दीजिए, ठीक है। कोई एक नया मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ जो पानी से, कोई ऐसी गाड़ी जो पानी से चल सके या हवा से चल सके, ठीक है। कुछ ऐसा नया जो अभी तक ना हो पाया हो, वो आपका क्या लाएगा प्राइमरी सोर्स, उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। न्यू टेक्नोलॉजी, किसी तरह की न्यू टेक्नोलॉजी आप इन्वेंट करते हैं तो वो आपकी प्राइमरी सोर्सेज होगी। कुछ नया रिपोर्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई आप मीटिंग में गए, किसी नई मीटिंग में, और उसमें मीटिंग में कुछ बातें हुई, उसके ऊपर आपने कोई रिपोर्ट लिखी, तो वो रिपोर्ट, डायरीज़ हमेशा नई होती हैं, नई चीज़ें लिखी जाती हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब यही होता है जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो मीटिंग में क्या डिस्कशन किया, कौन आया था, किसने क्या बातें की, क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या टॉपिक डिस्कशन हुए, वो अगर लिखा जाता है तो उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। या मिनट्स ऑफ मीटिंग पहले भी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने अभी देखा कि इंफॉर्मेशन के जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं उनमें किस तरह की इंफॉर्मेशन पाई जाती हैं या की जाती हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जहां से हमें सेकेंडरी लेवल पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और उसमें हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन पहले कंसीडर कर सकते हैं। अ सोर्स विच इज़ मोर और लेस कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्राइमरी सोर्स। देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड मिला, डिपेंड ऑन प्राइमरी सोर्स। ऐसा कोई सोर्स, ऐसा इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स जो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर इट एक्सटेंशन इज अ सेकेंडरी सोर्स, इंफॉर्मेशन इन अ सेकेंडरी सोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड होगा और ये अरेंज्ड होगा अकॉर्डिंग द डेफिनेट प्लान। देखिए जब हमने एक नई तरह की बातें कही, एक नया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया, लेकिन वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने न्यू क्रिएट किया वो डिपेंड था किस पे, प्राइमरी सोर्स पे। उस नई तरह की इंफॉर्मेशन, मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखी हुई बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये जो लिखी हुई बातें हैं, क्या लाइब्रेरी साइंस का इन्वेंशन मैंने किया है? नहीं, मैंने नहीं किया है। ये हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स पहले करके चले गए थे। मैंने उन्हीं सब स्कॉलर्स के इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा को पढ़ा और पढ़ने के बाद एक एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें लिखी, जो पहले के ऑथर्स थे उन्होंने लिखी, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, वो प्राइमरी सोर्स। उस प्राइमरी सोर्स से इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी और मेरे को पढ़ने के बाद मैंने रिसर्च और डेवलपमेंट और थिंकिंग का प्रोसेस करके मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सेकेंडरी माध्यम, मतलब मैं एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हूँ आपके लिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है कहीं से, ये मैंने प्राइमरी सोर्स से ली है। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली हो उससे पहले भी ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने कहीं और से ली हो, वहाँ से लेकर मैंने ली और मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये हमेशा जो मीडियम चल रहा है वो सेकेंडरी सोर्स है। अब सेकेंडरी से भी कोई पर्सन लेकर थर्ड पर्सन को दे तो वो टेरिटरी हो जाएगा। हम लोग उसको आगे देखते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या डेफिनेशन कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स का इन्फॉर्मेशन। और इसमें आप देखेंगे तो जो सेकेंडरी सोर्स होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा और अरेंज्ड होगा। मतलब जब मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लेकर उसको सिस्टमेटिक कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ सोर्स रीडर को जानी चाहिए वही दूंगा, तो क्योंकि ऐसी चीज़ें करने में चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और वो सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाएंगी, तो इसलिए सेकेंडरी सोर्स हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड रहता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेफरेंस सोर्स, ठीक है, प्राइमरी सोर्स की जगह रेफरेंस सोर्स। रेफरेंस सोर्स आप ऑब्वियसली किसी को रेफर कर रहे होंगे तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डाटा बैंक, बहुत बड़ा डाटा बैंक है, मतलब डाटा जो है वो प्राइमरी सोर्स, और अगर डाटा का कलेक्शन कर लिया आपने तो आपने वो सेकेंडरी सोर्स। थीसिस, कोई थीसिस लिखी हो, CD रोम्स, ठीक है, थीसिस, सेकेंडरी प्रोडिकल्स, टेक्स्ट बुक्स, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, लिस्ट ऑफ
रिसर्च इन प्रोग्रेस, कंप्यूटर फाइल्स, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन डाटाबेस, ये सारी चीज़ें। ठीक, ये था हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है टेरिटरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। अ सोर्स दैट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स फॉर इट्स एक्सटेंशन इज ए टेरिटरी सोर्स। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स पूरी तरह से डिपेंड हो, मतलब उसको कंप्लीटली डिपेंडेंसी हो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के ऊपर, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स अगर आपको मिलता है तो वो कहलाता है टेरिटरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नो डाउट बहुत क्लियर होगा कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो पूरी तरह से निर्भर हो, जिसकी पूरी निर्भरता प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक सोर्स या द्वितीय सोर्स यानी सेकेंडरी सोर्स पे हो, तो वो कहलाता है टेरिटरी सोर्स। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग्स। अब हम लोग जो लाइब्रेरी कैटलॉग पढ़ते हैं, आगे टॉपिक में आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग बनते हैं वो टर्सरी सोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी कैटलॉग बनाए जाते हैं बुक पब्लिश की, वो इन्फॉर्मेशन किसने पब्लिश की, कहाँ से पब्लिश हुई, किस साल पब्लिश हुई, उन सारी इन्फॉर्मेशन को। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो थर्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है और जो कैटलॉगिंग की जाती है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, पहले बिब्लियोग्राफी, और अगर कोई बिब्लियोग्राफी बनी है तो उसकी भी बिब्लियोग्राफी बनाना टर्शरी सोर्स हो जाता है। मतलब बिब्लियोग्राफी बनाना सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन बिब्लियोग्राफी की भी बिब्लियोग्राफी बनाना वो टर्शरी में आ जाता है। बिब्लियोग्राफिक आगे अच्छे से पढ़ेंगे। गाइडेड टू लिटरेचर को कोई गाइड करने का, ठीक है। लिटरेचर किसी ने पब्लिश किया, लिखा उसको पब्लिश किया, और अगर आप उसको गाइड कर रहे हैं तो वो आपका टर्शरी सोर्स में आ जाएगा। डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज, डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरीज, मतलब कोई बहुत बड़ी डायरेक्टरी या डायरेक्टर्स का है, उनकी अगर कोई डायरेक्टरी बनाए, उनकी इन्फॉर्मेशन, नेम, हाउस नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स वो टर्शरी सोर्स में आ जाएंगी। गाइड टू द रेफरेंस सोर्स, कोई भी रेफरेंस सोर्स है अगर आप उसको गाइड करते हैं, मतलब उसकी गाइडिंग कुछ करते हैं, लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स बनाते हैं, तो वो सारी आपकी आ जाएंगी टर्शरी सोर्स में। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ तक देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देखिए ध्यान रखिए, ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, बहुत वास्ट हैं ये टॉपिक्स, लेकिन आपका क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हमें ये बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपकी बुकलेट्स में दी है। इन्हीं को अभी हम लोग अपने सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर यानी सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कहीं ये मत सोचिए कि सर ने बहुत छोटे में निपटा दिया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट में ये चीज़ें बहुत शॉर्ट फॉर्म में दी हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया छोटे लेवल पे। यही सारी इन्फॉर्मेशन अभी सेकंड चैप्टर में हम लोग या थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है वो प्राइमरी सोर्स के ऊपर है, मतलब पूरा वो चैप्टर प्राइमरी सोर्स, कितने तरह के प्राइमरी सोर्स हैं, आई थिंक 26 तरह के कुछ प्राइमरी सोर्सेज उसमें डिस्कस किए गए हैं, वो हम लोग देखेंगे। और टर्शरी सोर्सेज में सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शरी सोर्सेज को डिटेल में देखेंगे। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर आप चाहें तो वो चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को हमने बहुत तरह से कैटेगराइज किया है, अलग अलग हमारे पास ऑथर हुए थे, जैसे हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय जॉर्जन, कैटेगराइजेशन ऑफ द सोर्सेज बाय बॉर्न एंड स्मिथ, और कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय ग्लेविस्की, ये कुछ वही जर्मन नेम है, आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय सुब्रमण्यम, और फिर कैटेगराइजेशन ऑफ बाय रंगनाथन। तो देखिए ये जितने भी सोर्सेज के कैटेगराइजेशन किए गए हैं, इन्होंने अलग अलग, अगर अपनी बुकलेट देखते हैं तो इन्होंने बहुत अलग अलग, जॉर्जन बोलेंगे कि प्राइमरी सोर्स ये 4 हैं, ये 5 हैं, उसी को काट कर उसी को अलग तरीके से बोलेंगे कि नहीं, बॉर्न एंड स्मिथ ने बोला है कि प्राइमरी सोर्स ये होंगे, सेकेंडरी ये होंगे और टर्शरी ये होंगे। फिर उसी में ही कोई सुब्रमण्यम आएंगे, वो बोलेंगे नहीं प्राइमरी ये नहीं, ये होंगे और ये होंगे, सेकेंडरी ऐसे होंगे, टर्शरी ऐसे होंगे। मतलब सब लोग आपस में ही कंफ्यूज्ड हैं कि कौन प्राइमरी सोर्स है, कौन सेकेंडरी है। और लाइब्रेरी साइंस में ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है। लाइब्रेरी साइंस में क्यों, बहुत बड़े, अगर आप एकेडमिक्स में भी देखेंगे तो कहीं भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और टर्शरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को फिक्स नहीं किया जा सकता, बाउंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए जितने भी अलग अलग ऑथर्स को, रिसर्चर्स को आप पढ़ेंगे, वो अपनी रिसर्च और अपनी नॉलेज के हिसाब से बोलेंगे कि प्राइमरी सोर्स ये है, सेकेंडरी ये है और टर्शरी ये है। इसीलिए फ्रेंड्स इन टॉपिक्स को, ये 4 टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोर्स बाय जॉर्जन, बॉर्न एंड स्मिथ, ये ग्लेविस्की जो भी हैं, और सुब्रमण्यम, इनको हमने यहाँ पे अभी आगे वाले चैप्टर्स में इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये डिस्कस करना, ये पढ़ना यहाँ पे टाइम वेस्टेज का है। मैं आप लोग भी सलाह दूंगा, चाहे वो एकेडमिक्स के लिए आप पढ़ रहे हो, BLIs का पेपर देने के लिए, चाहे आप
नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, ये टॉपिक्स आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। अभी आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे ये यूजलेस है। अभी हमने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में वीडियो में कि ये यूजलेस है और हमारे लिए फालतू की चीज़ है कि हमने इतने लेवल पे कैटेगराइज किया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको चलेगा कि ये क्या लॉजिक है, कोई किसी तरह से बोल रहा है कैटेगराइज करने के लिए, कोई किसी तरह से बोल रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब ने अपने अपने रिसर्च अपने अपने लॉजिक के हिसाब से दिया है। लेकिन हाँ, हमारे लिए जो रंगनाथन जी ने बोला है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इंडियन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। तो ये जो बोलेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, हमारी नॉलेज के व्यू से भी अच्छा है, इसलिए हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो माइक्रो और मैक्रो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज के बारे में बताया है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 टॉपिक हम लोग स्किप कर रहे हैं। आप लोग चाहें, कोई ज़रूरत नहीं वैसे पढ़ने की, लेकिन एक मानसिक संतुष्टि के लिए आप चाहें तो अपनी बुकलेट में से इनको देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैटेगराइजेशन बाय रंगनाथन, जिसमें हम लोग देखेंगे माइक्रो, मैक्रो और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले माइक्रो को देखते हैं। माइक्रो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप नाम को ही थोड़ा सा ध्यान में देखें तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, इन कंपेरिजन ऑफ माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो छोटा और मैक्रो बड़ा। तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो छोटे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो बहुत कम पन्नों के होंगे, जिनका साइज़ बहुत छोटा होगा, वो माइक्रो। जो इन कंपेरिजन ऑफ माइक्रो थोड़े से बड़े होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा होगा, पेजेस बड़े होंगे, वो कहलाएंगे मैक्रो। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशंस। अ वर्क एक्सप्रेसिंग माइक्रो थ्रू a journal article is usually not embodied into a document by itself. एग्जाम्पल, लेटर, पैम्पलेट, ट्रेवल स्टोरी, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको, बहुत छोटे लेवल पे कोई डॉक्यूमेंट, माइक्रो डॉक्यूमेंट, छोटा डॉक्यूमेंट, 1-2 पन्ने का, 1-2 पेजेस का, ठीक है, जिसके साइज़ बहुत कम है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत छोटा होता है, एक जर्नल, ठीक है, अ जर्नल आर्टिकल, एक छोटा आर्टिकल, 1 पन्ने का, 2 पन्ने का, उस साइज का कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए तो वो कहलाता है माइक्रो डॉक्यूमेंट। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक लेटर 1-2 पेज का हो सकता है। पैम्पलेट की डेफिनेशन दी गई है 25 पेजों से कम, ठीक है, तो वो पैम्पलेट हो गया। ट्रैवल स्टोरीज़, कोई आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं पे गए, आपने 4-10 पन्ने की अगर कोई स्टोरी लिख दी तो वो ट्रैवलिंग स्टोरी। कोई एक छोटा मोटा ऑर्डर निकाला, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, ये सारे क्या हो जाते हैं? माइक्रो डॉक्यूमेंट। मैक्रो देखते हैं, जो माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होगा, या मैं कहूँ बहुत सारे माइक्रो डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर एक मैक्रो डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। जैसे मैं अगर कहूँ, सपोज करिए, अगर आप ट्रैवल स्टोरी लिखते हैं तो आप एक साल में मान लीजिए 25 जगह गए घूमने, और 25 जो ट्रैवलिंग आपकी हिस्ट्री थी उन सभी 25 पे आपने 10-10 पेज कर दिए। तो मतलब समझ लो आप 10-10 पेज सबका जोड़ते जाएँ तो 250 पेजेस की एक मोटी बुक बन जाएगी, एक बुकलेट बन जाएगा, तो वो हो जाएगा एक मैक्रो डॉक्यूमेंट। तो माइक्रो डॉक्यूमेंट्स को मिला कर अगर एक मैक्रो डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है तो ये इट्स ओके। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ वर्क एक्सप्रेसिंग मैक्रो थ्रो इट एम्बेडेड इनटू अ डॉक्यूमेंट ऑल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ मैक्रो डॉक्यूमेंट। अ बुक मे बी कंसीडर्ड एज अ मैक्रो डॉक्यूमेंट। अगर आप एक बुक लेते हैं तो उस बुक को कंसीडर किया जाता है कि वो एक मैक्रो डॉक्यूमेंट है। Several micro document comprise a macro document when they are printed together in the macro document. अगर आप बहुत सारे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स को, मतलब माइक्रो डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़े लेवल पे उनकी प्रिंटिंग करा दें तो वो मैक्रो में कंसीडर किया जाता है। बहुत आसान था, डेफिनेशन से या नाम से ही क्लियर है। माइक्रो छोटा, बहुत कम साइज़ का, बहुत कम यूनिट्स का, और मैक्रो मतलब थोड़े से बड़े लेवल पे, अगर वो बड़ा लार्ज डाटा है, बड़े मोटी बुक्स हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को मैक्रो। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैटेगराइजेशन बाय रंगनाथन जी ने सोर्सेज को या इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को कितने लेवल पे कैटेगराइज किया था उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगराइजेशन बाय रंगनाथन, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स। देखिए, नाम से फिर से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कोई सोर्स जो बहुत पुराने तरह से चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है उन सोर्सेज को, तो ऐसे सोर्सेज या ऐसे डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे कन्वेंशनल सोर्सेज। और कुछ नए, जैसे आज के ज़माने में, 2020 के ज़माने में या 2000 के बाद के जो डॉक्यूमेंट सोर्सेज आए हैं, जैसे सीडीज़ में इंफॉर्मेशन आने लग गई, पहले फ्लॉपी आई थी, फिर सीडीज़ आने लग गई, पेन ड्राइव आने लग गए इंटरनेट के माध्यम से, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स कौन कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब
जो परंपराएं से चली आ रही हैं। कन्वेंशन का वैसे हिंदी अगर हम देखें तो परंपरागत, हिंदी इसकी होती है परंपरागत। तो जो परंपराओं से चली आ रही है, पेपर का इन्वेंशन कब हुआ था? 18 सेंचुरी समथिंग, 14 या 15 सेंचुरी के आसपास। तो उस समय से पेपर चला आ रहा है, ठीक है। तो पेपर्स को अगर हम लोग कहें तो वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन पेन ड्राइव या इंटरनेट को अगर देखें तो वो नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट का सोर्स आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। A conventional document is one in which paper from the basic materials on which recorded is done by the phonetic symbols for forming the script or an article nature of artificial language or non-conventional scripts such as Bali or non-phonetic symbols such as drawing or simple by writing. Phonetic यहाँ का जो मतलब है वो एक सिंबल से, मतलब कुछ ड्राइंग टाइप का। आप याद करिए, अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा या जो पुरानी सभ्यताएं थी, ठीक है, वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन पिक्टोग्राफिक देते थे, मतलब ड्राइंग बना कर देते थे। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट था, वो हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की बात कही गई। हालांकि जो हड़प्पन लिपि अभी तक मिली है हड़प्पन सभ्यता की, वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन वहाँ के अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो वहाँ पे पत्थरों पे लिखा हुआ है, शिलालेखों पे, वो सारी चीज़ें क्या है, हमें एक इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रही है। डॉक्यूमेंट टाइप के हैं वो, लेकिन वो सब लोग फोनेटिक सिंबल्स में हैं, पिक्टोग्राफिक लेवल पे हैं। वो हमें कुछ ड्राइंग के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से, कहीं पंछी बना दिया, कहीं हाथी बना दिया, कहीं शेर बना दिया। शिकार को दिखाना है तो 4 लोग भाला लेके खड़े हैं और शेर पे, हिरन पे फेंक रहे हैं, तो वो भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शिकारों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, कन्वेंशनल हैं, बहुत पुराने लेवल से हमें चली आ रही हैं, दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जर्नल्स, सीरियल्स, बुक्स, आर्टिकल्स, बाली बुक्स, स्टेनोग्राफी, बुक्स विद म्यूजिकल नोटेशन और मैप्स, एटलस, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये सारे कन्वेंशनल सोर्सेज के आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल डेफिनेशन देखते हैं। अ नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट इज वन विच इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम अ कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट आइदर ऑन पेपर, ठीक है। पेपर से अगर हम लोग फोटोकॉपी कर लें तो वो भी आ जाता है, और एनी अदर नॉन पेपर मटेरियल्स। अब नॉन पेपर्स की भी यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी चीज़ें हैं वो ऑन पेपर की ही बात हो रही है, बट यहाँ पे नॉन पेपर, जैसे कि समटाइम दीज डॉक्यूमेंट्स आर हाईली रिड्यूस इन साइज, एग्जाम्पल माइक्रो फिल्म। मतलब आप लोग माइक्रो फिल्मिंग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब आप बहुत बड़े बड़े पेपर्स या बहुत बड़े बड़े साइज की इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, सो दैट कि स्पेस और जगह की इन्फॉर्मेशन बच सके। वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगी। रिक्वायर्ड डिवाइस टू रीडिंग, जो अलग तरह की डिवाइस चाहते हैं रीडिंग करने के लिए। विच रिकॉर्ड साउंड ऑन नॉन पेपर मीडिया। अब अगर आप साउंड को भी देखें तो वो भी एक तरह का आपका इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। जैसे मैं जो यहाँ पे साउंड दे रहा हूँ वो भी एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये कौन सा सोर्स है, ये नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। साउंड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ठीक है। साउंड के लिए अगर हम लोग देखें तो ग्रामोफोन या साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आजकल जो भी इन्फॉर्मेशन चीज़ें आ रही हैं वो साउंड्स एंड पिक्चर टुगेदर ऑन नॉन पेपर मीडिया, एग्जांपल AV मटेरियल, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स। जो देखिए मैं आपको ये वीडियो जिस तरह से, जिस मीडियम से पहुंचा पा रहा हूँ, ये भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ठीक है। बट ये नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट सोर्स की तरह से आपको कंसिडर किया जाएगा। और सिंपली पिक्चर और नॉन पेपर मीडियाज विजुअल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको सपोज कोई पिक्चर भी दिखाकर सपोज करिए आप एक पिक्चर ही देख रहे होते हैं, यहाँ पे मैं किसी पिक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा होता, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो जाती वो नॉन कन्वेंशनल होती। तो इसलिए रंगनाथन जी ने जो डिवीज़न किया था माइक्रो और मैक्रो और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी और हमारे BLIs के लिए भी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे जितने भी ये सोर्सेज हैं, जो भी हमने कैटेगराइजेशन किया है, वो क्या है हमारे लिए, यूजलेस है। अब देखिए, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कैटेगराइजेशन, हमारे जितने भी रिसोर्सेज को हमने कैटेगराइज किया है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई एक तरह का नियम लगता ही नहीं है। स्मिथ कुछ और बोलते हैं, बॉर्न एंड स्मिथ कुछ और तरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं, डाटा गॉर्गन कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, सुब्रमण्यम जी कुछ और लॉजिक और साइंस लगाकर बोलते हैं कि नहीं प्राइमरी ये है, सेकेंडरी है। डॉक्टर एस.एन. रंगनाथन ने कुछ अलग तरह की अपनी रिसर्चेस की हैं कि माइक्रो लेवल पे ये होगा, मैक्रो ये होगा, कन्वेंशनल ये होंगे, नॉन कन्वेंशनल होंगे। तो कोई एक तरह की इन्फॉर्मेशन
सोर्सेज में या कोई एक तरह का लॉ, यूनिवर्सल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए मैंने अभी आपको जो पहले बताया कि आप ये जितने भी कैटेगराइजेशंस किए गए थे बॉर्न स्मिथ के द्वारा, जॉर्डन के द्वारा, ये ग्लावस्की के द्वारा और सुब्रमण्यम के द्वारा, आप इनको स्किप कर दीजिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना कभी एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे और ना कभी आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलेवेंट रहेगा जब तक आप लाइब्रेरी साइंस के स्कॉलर रहते हैं या स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। यही बताया जा रहा है कि कोई एक चीज़ है ही नहीं। ग्लावस्की और बॉर्न स्मिथ बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक्स प्राइमरी सोर्स हैं और जॉर्जन बोलते हैं नहीं, टेक्स्ट बुक्स सेकेंडरी में आएंगी। कोई बोलेगा कि नहीं, जो हमारी बुक्स होती हैं या प्रोडिकल्स होते हैं वो प्राइमरी में आएंगी, कोई बोलेगा नहीं ये सेकेंडरी में आएंगी। लेकिन कोई लॉजिक नहीं बता रहा है, अपनी अपनी रिसर्च है उनके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजलेस ऑफ कैटेगराइजेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज़ें जो कैटेगरीज में डिवाइड करना, हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, है ना, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये सारी चीज़ें जितनी पढ़ी वो हमारे लिए यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि हमारे पास, अगर आप ये पढ़ते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो बताएंगे कि इसका कोई नियम नहीं है और किसी एक तरह का स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं गया है कैटेगराइजेशन करने के लिए। कोई पर्सन आता है, थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करता है, पढ़ता है और बोलता है पीरियोडिकल्स प्राइमरी सोर्स हैं। कोई एक पर्सन आएगा, वो बोलेगा नहीं पीरियोडिकल्स सेकेंडरी में आता है। कोई ऐसे भी लोग हैं जो पीरियोडिकल्स को थर्ड कैटेगरीज में, मतलब टर्शरी सोर्सेज में रख देंगे। तो क्योंकि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूजलेस हमारे लिए बन जाते हैं। इनको करने के बाद कोई और आता है, वो अपने लॉजिक और नियम बताता है, तो बोलता है ये हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। हालांकि एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा यूजलेस और ये सब चीज़ें। हाँ, इस क्वेश्चन में यानी इस चैप्टर में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सिर्फ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी वाली बातें, माइक्रो, मैक्रो और कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। क्योंकि अब इसी के नेक्स्ट चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सोर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, सेकेंडरी को बहुत अच्छे से किया गया है, टर्शरी को बहुत अच्छे से किया गया है। वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के लिए अगर आप अपने एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वहाँ पे नॉन डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जिन्होंने कैटेगराइज किया है उसके बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा यहाँ का चैप्टर्स। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप वहाँ पे इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई ऐसी एक वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना एक नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर किया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मांगा था। तो फ्रेंड्स मेरे फ़ोन नंबर की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आपका फ़ोन नंबर मिल जाए तो हम लोग को कुछ अपनी पर्सनल क्वेरीज़ हैं लाइब्रेरी साइंस को करें, कैसे करें, कहाँ से करें, इस चीज़ों के बारे में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर नंबर देना मैं समझता हूँ कि पब्लिकली पॉसिबल हो सकेगा, मेरे लिए ये कंफर्टेबल रहेगा। बहुत ज़्यादा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने से हो सकता है मेरी पर्सनल लाइफ या जो मेरा टाइम है वो कहीं लैक में ना आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ अगर मुझे लगता है कि पर्सनल नंबर अपना शेयर करना चाहिए और आप लोग उसको ठीक से यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ ना हो कि कभी भी कहीं भी कोई भी मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है और मेरा भी कुछ अपना जो पर्सनल टाइम है वो ख़राब हो रहा है, तो मैं भी शायद वो चीज़ें आगे कंटिन्यू रख पाऊँ या डिसकंटिन्यू कर दूँ। बट ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखता हूँ मैं, अगर ये पॉसिबल हो सकेगा अपना नंबर शेयर करना तो मैं ज़रूर देखूँगा, इस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, आगे देखते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ के लिए अगली आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।